आज हमारा टॉपिक है मंगोल या मंगोल, और उनके बारे में इंशाल्लाह हम बात करते हैं। आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर होगी? जी, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो। ओके। चल, ठीक। जो स्टीरियोटिपिकली मंगोल एम्पायर या मंगोलों के बारे में जो इमेजरी है वो यही है कि वो बारबेरियंस थे, वो तबाही करते थे एंड सो ऑन। और मैं उस इमेजरी को ठीक करने तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता कि वो थे उस तरह के। लेकिन दे डिड मोर देन दैट। बिकॉज अगर हम सिर्फ उसके उनके इस एस्पेक्ट पे करें कि वो एक डिस्ट्रक्टिव जो जो उनकी नेचर थी, तो फिर हम उसमें से उनकी जो स्पीड थी और उनकी सक्सेस थी अपनी कॉन्क्वेस्ट में वो निकाल देते हैं। हम ये चीज भूल जाते हैं कि उन्होंने 25 सालों में जितना लैंड कॉन्कर किया था वो रोमन्स ने 400 साल में किया था। और रोमन्स की हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो ये काफी स्केल आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि मंगोलों ने 25 साल में वो जो लैंड कॉन्कर किया था वो रोमन्स को 400 साल लगे थे वो करने में। तो उसका खुद ही देख लेंगे क्या स्केल था मंगोलों के की स्पीड का और उनकी कॉन्क्वेस्ट का। और 11 मिलियन स्क्वायर माइल्स का लैंड मंगोलों ने ऑक्यूपाई कर लिया था अपनी कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। और उन्होंने ये भी कहा जाता है कि उन्होंने डिफरेंट नेशंस बिल्ड किए, जैसे कि रशिया। और ये इंशाल्लाह हम जब रशिया की हिस्ट्री करेंगे तो उसमें फिर इनके बारे में अलग बात करेंगे। अभी वहाँ रशिया के ऊपर हम कम ही बात करेंगे। लेकिन रशिया इन्होंने बिल्ड किया, कोरिया इन्होंने बिल्ड किया, तो इन्होंने सिटी कंट्रीज बिल्ड किए। सिटी स्टेट्स तो नहीं बनाई लेकिन कंट्रीज एक्चुअली बिल्ड किए। और मंगोलों ने जो उस दौर का फ्यूडल सिस्टम था जो बड़ा कॉमन था थ्रू आउट यूरोप और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको किक करके बिल्कुल फारिग कर दिया फ्यूडल सिस्टम को। और उन्होंने बेसिकली एक किस्म से दोबारा से स्टार्ट दिया, एक नया कल्चर और एक इंटरनेशनल लॉ का एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इस सबसे पहले मंगोल जो थे वो नोमैडिक पीपल थे। और नोमैड्स के बारे में हम बात करते रहते हैं। नोमैड, उनको नोमैड्स भी कहते हैं, हर्डर्स भी कहते हैं, पेस्टल नोमैड्स भी कहते हैं, मतलब कि काफी सारे नाम हैं हर्डर्स के बारे में एज अ होल। और हम शुरू से पर्शियंस के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने वो भी कहा था कि कबाइली लोग थे, कबीलों की शक्ल में रहते थे, इनको नोमैड्स जो कहा जाता है और एक जगह पे रहते नहीं। तो आज हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। और क्योंकि वन ऑफ हमारी आई थिंक फाइनल डिस्कशन होगी नोमैड्स के ऊपर, तो जरूर इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि जो हर्डर्स होते हैं ना और नोमैड्स होते हैं। अभी जरा मंगोलों से बाहर आके बात कर रहा हूँ। ये हंटिंग और गैदरिंग नहीं करते ना, एक्चुअली हंटिंग गैदरिंग भी करते हैं लेकिन ये उनकी मेन ऑक्यूपेशन नहीं होती। एग्रीकल्चर ये बिल्कुल नहीं करते। और ये बेसिकली अपने जो हर्ड्स हैं, अपने जानवर हैं, उनको संभालते हैं और उनके साथ ये डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करते हैं। और की थिंग्स जो इनके लिए याद रखनी चाहिए हमें वो यही है कि ये रैंडम रोड ट्रिप्स पे कहीं नहीं जाते। ये माइग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशंस और अपने फ्लॉक को फीड करने के लिए। और ये जनरली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं बनाते क्योंकि एक जगह स्टे नहीं करते, तो इसलिए सिटीज भी नहीं बिल्ड कर पाते। और इसके साथ साथ ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं बना पाते, जिसकी वजह से होता ही है कि ट्रेड करनी होती है। इन्होंने बेसिकली ट्रेड पे मेजर रिलाई करते हैं और ट्रेड पे रिलाई करते हैं। और ये ट्रेड कहाँ से करते हैं? अपने जो फ्लॉक है ना उसकी, मतलब स्किन्स बेच के, दूध बेच के और सो ऑन, जो जो उनका हर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं ना वो उसके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। और पर लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते। और ये भी होता है कि ये सेटल्ड पीपल के करीब रहते हैं ट्रेडिंग की वजह से। लेकिन सेट सिटीज में नहीं रहते, लेकिन सिटीज के करीब रहते हैं ताकि ये ट्रेडिंग आसानी से करते हैं, क्योंकि ये गुड्स अपने खुद नहीं बनाते। और इनका जो सिस्टम होता है ना पेस्टरल पीपल का, ये नेचुरली एगैलिटेरियनिज्म पे बेस्ड होता है। एगैलिटेरियनिज्म का मतलब है सादा जुबान में इक्वालिटी। इक्वालिटी पे बेस्ड होता है, औरत और मर्द के बराबर स्टेटस होता है इनके सिस्टम में, क्योंकि एक तो सरवाइव करना होता है और रिसोर्सेज की लिमिटेशंस की वजह से और मटेरियल क्योंकि कम होता है टू गो अराउंड द पीपल। तो ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरली शेयर करने की फितरत रखते हैं, तो वो शेयर करते हैं। और इसलिए ये है कि इतना इसमें नहीं होता कि औरत कम जर्फ है या मर्द को बिल्कुल हाई स्टेटस, बल्कि दोनों इक्वली अपना सोसाइटी में पार्ट प्ले करते हैं ताकि सोसाइटी चल सके, क्योंकि ताकि इनका काम चल सके हर्डर्स का। अदरवाइज अगर वो थोड़ा सा पेट्रियार्की शो करेंगे, डोमिनेंस शो करेंगे औरत के ऊपर या मर्द, तो इस तरह ये फिर एक इशू इनका ब्रेक होने लग पड़ेगा। तो ज्यादा इक्वालिटी पे बेस्ड इनका सिस्टम होता है, इनका सोशल ऑर्डर होता है। इवन दो मंगोल जो औरतें थी वो जंग में नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मेजरली पैस्टल पीपल जो हैं वो इस तरह रहते थे। अब आज से जब इन 12th सेंचुरी में अगर हम मैप को देखते हैं ना दुनिया के, और उसमें सेंट्रल एशिया के ऊपर जूम इन करते हैं, और वहां पे सेंट्रल एशिया में जैसे कि पहले पर्शियन के टाइम पे बहुत सारे कबीले थे, उसी तरह सेंट्रल एशिया तुर्कों के बहुत सारे कबीले थे। उसी तरह यहाँ पे
मंगोलों के और इस तरह के चाइना के करीब और रशिया के दरमियान और बेसिकली इन एरियाज में बहुत सारे और कबीले जो कि रहते थे, नोमैड थे, बहुत सारे हर्डर्स थे जो यहाँ पे रहा करते थे। और उसमें से अगर आपको कहा जाता है कि टू चूज के कौन सा इनमें से डोमिनेटिंग पावर बन जाएगा और कौन सा इनमें से पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, तो नो बडी वुड हैव चोजन द मंगोल। क्योंकि मंगोल जो थे वो एक तो सबसे छोटा ग्रुप था उनमें, इन नोमैडिक ग्रुप्स में। और उसके बाद ये है कि ये जो सर्बिया जो फॉरेस्ट थे ना, उनके सर्बियन फॉरेस्ट के जो बॉर्डर के करीब यहाँ यहाँ रहते थे पहाड़ों में और ये जंगलों में। और यहाँ पे ये हंटिंग शिकार करते थे। हंटिंग में इनकी हंटिंग करने की वजह से इनकी हॉर्स राइडिंग और आर्ट्स की बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन मेजरली इतने पावरफुल नहीं थे, सिवाय गुड हंटर्स थे। और ये यहाँ पे इन्होंने मोस्टली अपना टाइम इन्हीं पहाड़ों में और जंगलों में गुजारा। और ये छोटा ग्रुप था एज कम्पेयर टू अदर नोमैडिक ग्रुप जो उस दौर में मैप पे पाए जाते थे, जैसे कि क्योंकि मैंने ये बात चाइना की हिस्ट्री में बात की थी कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड हुई थी वो नोमैडिक रेडर्स को रोकने के लिए थी। वो नोमैडिक रेडर्स बहुत सारे डिफरेंट नोमैडिक ग्रुप थे या हर्डर्स थे जो कि चाइना के नॉर्थ में रहते थे और रशिया के अंदर रहते थे, क्योंकि रेड करते थे चाइना के अंदर। तो उनके लिए फिर वॉल इरेक्ट की गई थी ताकि ये रोका जाए इनका इन्वेजन। तो मंगोल भी उनमें से एक ग्रुप था, मैंने तब ये मेंशन किया था कि मंगोल भी उनमें से एक ग्रुप था। लेकिन देयर वर अदर ग्रुप्स, उसमें यूगर्स थे जो कि बाद में इवेंचुअली मुसलमान हो गए, उसमें ततारी थे। और ये ततारियों वाली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मंगोलों को भी ततारी कहा जाता है इमीडिएटली और हमारे पॉपुलरली नो। तो वजह ये है क्योंकि ततारी एक एक्चुअल पैस्टल नोमैडिक ग्रुप है जो मंगोलों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी हैं और मंगोल भी हैं और यूगर भी हैं और भी कबीले हैं बहुत सारे जो चाइना के नॉर्थ में और सर्बिया के करीब और रशिया के अंदर रहते थे उस टाइम में कबीलों की शक्ल में। जो ततारी थे ना, दरअसल नाम क्यों मंगोलों को ततारी पड़ गया कि जो चाइनीज थे ना वो अपने नॉर्थ में जितने पेस्टल नोमैडिक ग्रुप थे, क्योंकि उस एरिया को वो ततारियों का इलाका कहा जाता था, तो उन्होंने जितने पेस्टल नोमैडिक ग्रुप थे, चाहे वो मंगोल थे, युगर थे या ततारी थे या कोई और नोमैडिक ग्रुप था, सबको ततारी कहते थे। चाइनीज जो थे वो उनको तारतर या ततारी कहा जाता था। इन पैक्सो नोमैडिक ग्रुप को चाइनीज ये नाम देते थे। और जब चाइना ने क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रेड की ना विद यूरोप और मिडिल ईस्ट, तो वो जो नाम था ततारियों का वो बड़ा मशहूर हो गया। और ये इस्लामिक वर्ल्ड में भी यूज होने लगता और यूरोप में भी यूज होने लगता, तारतार या ततारी। तो बेसिकली रादर क्योंकि शक्लों से भी इनकी शक्लें भी मिलती थी, तो फिर हमारी नज़र में मिलती है, उनकी नज़र में तो बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इस वजह से। लेकिन होता ये है कि उनको फिर ये लगने लग पड़ा कि सारे एक ही हैं, कि पैस्टो नोमैडिक ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ये हैं सारे ततारी, ये एक ही नस्ल के हैं। लेकिन इवन दो ये पूरी वर्ल्ड कंसिडर करती थी और चाइनीज से ये नाम निकला था, लेकिन ततारी एक डिफरेंट ग्रुप था। तारतर जिनको कहा जाता है वो एक अलग ग्रुप था, पैस्टल नोमैडिक ग्रुप। मंगोल अलग थे। मंगोलों ने आज तक अपने आप को ततारी नहीं कहा था, ना अपने को तारतर समझते थे। मंगोल अपने को मंगोल ही कहते थे। तो अगर हम हिस्टोरिकल टर्म से जाएंगे तो वो तो यही होगा कि उनको ततारी कह सकते हैं। लेकिन अगर मंगोलों की नाम से जाएंगे तो वो मंगोल ततारी अलग थे और यूगर अलग थे। तो देयर वर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स जो कि उस टाइम ऑपरेट कर रहे थे, पेस्टो नोमैडिक ग्रुप जो सेंट्रल एशिया में ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन एकदम से एक इनमें से ग्रुप मंगोलों का एकदम से हिस्ट्री चेंज होने वाली थी। इससे पहले हम एक बंदे की तरह कहानी पढ़ लेते हैं ताकि हम जरा समझ सकें कि मंगोल एकदम पावर में कैसे आए। अभी तक यहाँ तक समझ आ गई? जी, यहाँ तक तो हाँ जी क्लियर है। बिल्कुल आ गई है। तो अब जो ये बेसिकली मंगोलिया का इलाका है और सर्बिया का इलाका है रशिया में, तो ये यहीं पे थे। तो अब यहाँ पे एक 1162 में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम तेमुजिन था। और वो बड़े ही लोली क्लैन में पैदा हुआ, मंगोलों के, तेमुजिन। और तेमुजिन जो था उसका फादर जो था वो एक राइवलरी में मारा गया, पॉइजन किया गया और वो मार दिया गया। और तेमुजिन जो अपने बड़े भाइयों की केयर में चला गया। और इस दौरान उसका अपने एक बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा हो गया और उसने अपने बड़े भाई का कत्ल कर दिया। और जब वो 19 साल का था तो उसकी शादी हो गई। और इसी दौरान जब वो उसकी शादी हुई, मंगोलों के एक लोली क्लैन था। तो जरा ये भी समझ लें कि पैस्टल नोमैडिक ग्रुप बहुत सारे हैं और उनके अंदर फिर मंगोल एक ग्रुप है जो कि एक स्मॉलर ग्रुप है, और मंगोलों के आगे सब क्लैंस हैं, सब ट्राइब्स हैं, छोटे छोटे हैं वो सारे मंगोली, लेकिन डिफरेंट लीडर्स के अंदर। तो ये इनमें से एक छोटे ट्राइब का एक बंदा, एक बच्चा था तेमुजिन। 19 साल का हुआ, शादी हो गई। शादी हुई तो उसकी जो बेगम थी वो अगवा हो गई। जब उसकी जो वाइफ थी वो अगवा हो गई तो तेमुजिन, और ये बड़ा कॉमन था मंगोलों के कल्चर में कि किडनैप हो जाती थी वाइफ या औरतें, बहुत कॉमन था। तैमुजिन की जो मदर थी वो भी किडनैप हो गई थी। तो तैमुजिन ने जाके फिर एक बड़ा हीरोइक एक्ट किया और उसने जाके अपनी वाइफ को रेस्क्यू किया और अपनी मिलिट्री स्किल्स शो की।
और इससे बड़ा उसने अपनी धाक बिठाई और उसको ना लीडर बना दिया गया तैमुजिन को, उस ग्रुप का, अपने अपने उस ट्राइब का लीडर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसने बड़ी अपनी पावर शो की। और तैमुजिन की जो और फिर तैमुजिन ने डिसाइड किया कि उसने जो मंगोलों का जो कन्फेडरेशन है, जो मंगोलों के डिफरेंट सब क्लैन है ना, इनको यूनाइट करना है एक बैनर के अंडर। खुद एक छोटे क्लैन से निकला था, लेकिन अब वो लीडर बन गया, तो उसने सारे मंगोलों के जो सब ट्राइब्स थे उनको एक एक मंगोलों की शक्ल देनी थी, एक बड़े ट्राइब की शक्ल देनी थी। सब डिवीजन की वजह से उसने कहा इनको इकट्ठा यूनाइट करना है। इसके लिए ऑब्वियसली एक सिविल वॉर की जरूरत थी, जो उसने बड़ी अर्ली ऑन फेस की। लेकिन वो अपनी दो इनोवेशन की वजह से बड़ी जल्दी से सिविल वॉर जीत गया और मंगोलों को यूनाइट कर दिया। उसने एक तो प्रमोशन शुरू की लोगों की बेस्ड ऑन मैरिट, तो वो मेरिट पे प्रमोट करता था, ना कि फैमिली पोजीशन पे, जो बड़ा कॉमन था मंगोल में। उसने मेरिट पे प्रमोट करना शुरू किया, एक इनोवेशन इंट्रोड्यूस की। दूसरा ये था कि वो जो लोअर क्लास के लोग थे ना डिफरेंट क्लैंस के, जो कॉन्कर वो करता था, उनको वो अपने ट्राइब का हिस्सा बना लेता था। ये स्ट्रेटजी हमने रोमन्स में भी देखी थी कि वो बाहर के लोगों को अपना रोम के सिटीजन बना देते, तो ये बड़ी सिमिलर स्ट्रेटजी उसने भी यूज की। और ये क्रॉस कल्चर देखें किस तरह ट्रांसफर होता है कि उसने भी लो क्लैंस के जो लोग थे, उसने उनको कॉन्कर जब किया, तो उसको उसने उन पेजेंट्स को अपना हिस्सा बना लिया अपने ट्राइब का, और जो रिच थे उनसे उनकी वेल्थ छीन ली। तो इससे ये हुआ कि जो अमीर लोग थे उससे नफरत करते थे, लेकिन अब वो अमीर नहीं रहा, और जो गरीब लोग थे वो उसके साथ हो गए और उसके क्लैन का हिस्सा बन गए। और उसके दो बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। और तैमुजिन ने बाय 1206, इन द नेक्स्ट बेसिकली 44 ईयर्स की उम्र में, तैमुजिन ने मंगोलों को इकट्ठा करके एक शक्ल, एक यूनिफाइड फॉर्म दे दी। और तैमुजिन ने अपना नाम, उसका नाम पड़ गया चंगेज खान। ठीक है, या गेंगिस खान कहा जाता है, या चंगेज खान कहा जाता है। तो चंगेज खान का पहला नाम तैमुजिन था, बाद में वो चंगेज खान बन गया और उसको ग्रेट खान डिक्लेयर कर दिया गया। जब वो ग्रेट खान डिक्लेयर हुआ, तो उसने आखिरकार एक इलेक्शन या एक काउंसिल बुलाया। जो काउंसिल था मंगोलों का, वो ये था कि इस काउंसिल को कुरुल ताय कहा जाता है। ये काउंसिल में होता ये है कि इलेक्शन या एक ग्रैंड काउंसिल होता है, डिफरेंट ट्राइब लीडर्स का इकट्ठे किए जाते हैं, और इसमें वोटिंग होती है कि लीडर बनने के लिए। और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बड़ी खास तरीके से वोटिंग ये होती है कि उनका जो कल्चर ये था कि जो जिस कैंडिडेट की आप सपोर्ट करते हैं ना, आप उसके टेंट के करीब या उसके जहाँ पे वो मौजूद है ना, वहाँ पे अपने घोड़ों पे आते हैं, और आप बेसिकली वहाँ उसके टेंट के करीब आ जाते हैं या उसको सराउंड कर लेते हैं, टू शो के मैंने इसकी तरफ वोट किया। तो बेसिकली आप अपने घोड़ों पे आते हैं और आप बेसिकली वोट करते हैं। ये वोटिंग सिस्टम था उनका, कि आप वहाँ जमा हो जाते हैं अपने घोड़ों पे, टू शो के मैंने इसको वोट किया। और इस तरह से हम जो चंगेज खान था वो इलेक्ट हो गया सोल रूलर मंगोलों का, और ग्रेट खान उसको डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर उसने एक्सपेंशन शुरू की अपने एम्पायर की, और वो जंगे धड़ाधड़ लड़ता गया, और अपनी एक्सपेंशन अपने एम्पायर की वो करता गया। और उसने बेसिकली यहाँ से शुरू हुआ था, फ्रॉम मंगोलिया मेजरली और रशिया का इन इलाकों से, लेकिन ये सारा जो ग्रीन एरिया है ये सारा उसने कैप्चर कर लिया। फिर चाइना और पर्शिया और रशिया और ये सारे इलाके चंगेज खान ने अपनी लाइफ में मेजरली कैप्चर किया। फर्दर आगे भी दौरों में हुए, लेकिन मेजर जो कैप्चर था वो चंगेज खान ने किया, जो स्पेशली ये डार्कर ग्रीन एरिया है ये वाला, ये चंगेज खान ने कैप्चर कर लिया। और फिर वो एक बड़ा मेजर कॉन्करर था। इन 1227 जब वो 65 का था, तो वो मर गया अपनी नींद स्लीप में। नहीं पता किस तरह मरा, मेजर वो इनको ही पता चलता किस तरह मरा। लेकिन इसने इंडिया पे इन्वेजन करना शुरू कर दिया था इस दौरान, लेकिन हिमालयस की वजह से और ये कैप्चर नहीं कर सका था इंडिया को, और इंडिया पे रेजिस्टेंस मिली थी मंगोलों को। लेकिन स्टिल ये अपनी एक्सपेंशन ईस्ट वर्ड बढ़ाता गया, और जो इस्लामिक एम्पायर थे या पावर्स थी उनको ये चैलेंज करता गया। और इसने मंगोलिया से लेके कैस्पियन सी, ये जो यहाँ पे कैस्पियन सी है, यहाँ तक इसने स्ट्रेच कर दी अपने दौर में एम्पायर। अब जब चंगेज खान मरा, तो उसका जो एम्पायर था जस्ट स्टार्टेड, इट वाज गेटिंग स्टार्टेड। तो उसका जो बेटा था, जिसको कहते हैं ओगदई खान, ओगदई खान जो था उसने फर्दर एक्सपैंड किया बॉर्डर को इनके, और उसने ये जो बाकी एरियाज थे उस टाइम में कैप्चर किए अपने दौर में। और अब जरा इस्लामिक वर्ल्ड की सिचुएशन भी एकदम से चेंज होने वाली थी। अब हुआ ये था कि अभी तक, क्योंकि हम जब लास्ट टाइम क्रूसेड्स के दरमियान हमने इस्लामिक वर्ल्ड का थोड़ा मैप देखा था, तो यूबी वहाँ थे, यूबिड्स वहां पे थे, और जो सलाउद्दीन यूबी की डायनेस्टी शुरू हुई थी इजिप्ट में, और फातमिद के बाद वो आए थे। सल्जूक जो थे, सल्जूक तुर्क थे, और वो थे मेजर पावर, हमारी मेजर फाइटिंग फोर्स थी। और फिर पीछे हमारे अब्बासी थे, जो मेन कैलिफ्स माने जाते थे, जो रूल कर रहे थे अपनी पोजीशन पे। तो ये मेजर पावर ये थी। लेकिन अब हुआ ये था कि यूपी पावर जो है वो, मतलब बेसिकली उनका डाउनफॉल आ गया था, और उनके डाउनफॉल के बाद एक नई पावर इमर्ज हुई,
ठीक है, उनके बारे में आगे जाके बताता हूँ। और जो सल्जूक तुर्क थे उन्होंने वो मेजर जो यूबी थे वो तो वैसे वीक हो चुके थे। जो सल्जूक तुर्क थे जो मेन फाइटिंग फोर्स थी, उन्होंने चैलेंज किया था मंगोलों को। मंगोलों का रूल ये था कि वो पहले एनवॉइस भेजते थे ताकि आप सरेंडर कर दें, और बेसिकली खान को खान ग्रेट खान मान लें, और चाहे वो चंगेज खान है जो उसका बेटा है उगदई खान, और वो ग्रेट खान मान लें, और उसके बाद आप अपना अपनी रूलरशिप संभालें, लेकिन मंगोलों को टैक्स देंगे और उनकी मर्जी से सिस्टम चलेगा, और अब उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते और अपने फौजियां प्रोवाइड करेंगे उनकी एक्सपेंशन। लेकिन रिलीजियस फ्रीडम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये अगर हम नहीं करेंगे तो वो आपको तबाह कर देता है। तो सल्जुकों ने उनको चैलेंज किया और उनकी मेजर जंग हुई मंगोलों से, वो हार गए। और सल्जूकियों के ऊपर जो तुर्क थे उस दौर के, उनके ऊपर मेजरली जो इस्लामिक पावर थी उनको टेक ओवर कर लिया मंगोल ने। वो रहे अभी तक, सल्जूक सुल्तान अभी भी जो थे वो अनातोलिया और इन इलाकों में फैलते रहे, मतलब वो वहां पे रहे, अपनी उन्होंने रूलरशिप संभाली। लेकिन वो मंगोलों के अंडर थे और मंगोलों को हैवी टैक्स देते थे, और कुछ कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं होता था, और जो सुल्तान भी होता था वो भी मंगोल ही चूज करते थे कौन सा होगा। इवेंचुअली ओगदाई खान भी जो अल्कोहलिक पॉइजनिंग की वजह से मर गया। और उसके बाद जो चंगेज खान के ग्रैंड सन थे, मोंका, एक उसका ग्रैंड सन था, ठीक है, और ये मोंका का ही मतलब, और चंगेज खान का एक और ग्रैंड सन था हलाकू खान, जो बड़ा फेमस है। ये दोनों उस टाइम में पावर में थे जब अब बगदाद पे हमला हुआ, और बगदाद पे जो अटैक किया मंगोलों ने, और बगदाद तबाह कर दिया। अब बगदाद के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं जा रहा, जबकि वो हमारी इंपॉर्टेंट बड़ी पार्ट है, वो इसलिए कि मैं आए कभी इंशाल्लाह लेक्चर के बाद एक 11 मिनट्स की वीडियो टाइप डॉक्यूमेंट्री शेयर करूंगा, सबने ज़रूर देखनी है। और उसमें काफी क्लियरली आपको समझ आ जाएगा सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ बगदाद के बारे में, तो वो आपको काफी क्लियरली समझ आ जाएगा हुआ क्या था। वो मैं डिस्ट्रक्शन उतना अच्छा कन्वे नहीं कर पाऊंगा जितना अच्छा उस वीडियो में किया गया, छोटी सी वीडियो है तो, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि बगदाद की डिस्ट्रक्शन क्या हुई, फिर मंगोल कितनी बड़ी फोर्स लेके आए थे, क्या क्या उन्होंने किया। और बेसिकली उन्होंने भी पहले बासियों को यही कहा था कि तुम सरेंडर कर दो, वो माने नहीं थे, तो फिर बगदाद पे हमला किया और बगदाद के ऊपर टेक ओवर कर लिया। उधर से ये हुआ कि कुबला खान जो था, चंगेज खान का है, वो भी एक ग्रैंड सन था, बहुत सारे ग्रैंड सन थे इसके। तो उसने चाइना में सॉन्ग डायनेस्टी जो चल रही थी उसको खत्म किया, और उसने युआन डायनेस्टी चाइना में शुरू कर ली इसी दौरान, और चाइना के ऊपर भी इन्होंने रूलरशिप संभाली। तो मंगोलों का ये जो है कुछ इस तरह की शेप उन्होंने पूरे एरिया पे कैप्चर कर लिया था मेजरली। और ये जो चंक थी ब्लैक सी के ऊपर, जिसको एनातोलिया कहा जाता है, जो स्किन कलर में है, ये ब्लैक सी के नीचे बिल्कुल, ये वाला एरिया जो था ये सल्जूकों का एरिया था। लेकिन मैंने बताया सल्जूक बेसिकली ट्रिब्यूट दे रहे थे मंगोलों को, तो उनकी कोई अथॉरिटी तो थी नहीं। अब हुआ ये कि इससे पहले एक बात बताता हूँ कि चंगेज खान के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं ना अभी तक, डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, तो चंगेज खान के अभी तक 16 मिलियन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं चंगेज खान के। उसके बहुत सारे ग्रैंड सन्स थे और बच्चे थे इस वजह से, तो उसके 16 मिलियन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। और अगर हिसाब लगाया जाए तो उनमें से एटलीस्ट 40,000 की रोज बढ़ते होगी, मतलब इस तादाद में उसकी ग्रैंड सन अभी तक जिंदा है जो डायरेक्ट लाइन से आती है। तो इस तादाद में ये मैं बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि उसके बहुत सारे ग्रैंड सन थे। अब हुआ ये कि क्योंकि यूबी सल्तनत जो थी वो खत्म हो गई थी इजिप्ट में, तो इजिप्ट में एक और पावर इमर्ज हुई। दरअसल ये पावर बहुत देर से बिल्डअप हो रही थी, और जिसको कहते हैं ना ब्रू हो रही थी। ब्रू हो रहा होता कि मतलब चूल्हे पे लगाया हुआ है आपने और वो गर्म हो रहा है ना, इवेंचुअली तो वो ब्रू हो रही थी पावर, और इवेंचुअली इसने अपनी सल्तनत स्टार्ट की। वो ये थे कि ममलूक कहा जाता है। ममलूक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ी सी जो उनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा वो ये है कि ये स्लेव सोल्जर्स थे। ये एक आर्मी का सेगमेंट था, एक फौज का यूनिट था जो स्लेव सोल्जर्स पे बेस्ड था। और इनके ये अब्बासियों ने सेटअप किया था सबसे पहले। उसके बाद ये जो यूबी थे और फातिमिद थे इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया था अपने अपने, इन्होंने स्लेव सोल्जर्स के सेगमेंट आर्मी में रख लिए स्पेशली। ममलूक को उनको कहा जाता था, क्योंकि ममलूक जो है वो स्लेव से वर्ड निकला अरबी में, तो वो उन्होंने उसको ममलूक कहते थे। तो इन्होंने ममलूक्स जो थे उन्होंने सर्व किया अंडर द आर्मीज ऑफ अब्बासीज, और जो यूबिद थे और अब्बासी थे उनके अंडर उन्होंने सर्व किया। और इवेंचुअली जब यूबिद सल्तनत खत्म हुई तो उन्होंने इजिप्ट में और हिजाज में और इन इलाकों में पॉलिटिकल कंट्रोल बंद किया, और उनके जनरल ने अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी। और सुल्तान बाईबर्स जो था उस दौर का, उसने अपनी डायनेस्टी शुरू कर ली, और वो फिर इजिप्ट और सीरिया में 300 साल के लिए उन्होंने हुकूमत। तो अब जो मेजर पावर थी, क्योंकि अब्बासी दबाव हो गए बगदाद की डिस्ट्रक्शन के बाद, और सल्जूक उनके अंडर आ गए और यूबी सल्तनत खत्म हो गई, तो अब मैप पे टोटल एक पावर आ गई थी, वो थी ममलूकों की ताकत। वो ममलूक एम्पायर था, जो कि ये इस टाइम ब्लू में आपको नजर आ रहा है, काफी वास्ट एरिया, ये इनका ममलूकों का एरिया था। तो ये टोटल रह गए इस्लामिक पावर उस वक्त इधर।
इंडिया में भी इंडियन प्रिंसेस थे और वो लड़ रहे थे, उनका एक अलग ग्रुप है, लेकिन जो मंगोलों के खिलाफ मुसलमानों की अब एक पावर थी वो ममलूकों की पावर थी। तो ममलूक यहाँ पे थे, और मंगोलों ने फर्दर एक्सपेंशन, ऑब्वियसली उन्होंने अरेबिया के अंदर भी आना था, और उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट के अंदर भी कैप्चर करना था एरिया, और उन्होंने बेसिकली एक्सपेंशन कर ही जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो ही एज यूजुअल एनवॉइस भेजे दो, सुल्तान को और ममलूकों के, और उसको कहा कि वो सरेंडर कर दे और हमें हमारे ग्रेट खान को खान। लेकिन जो उस दौर का सुल्तान था उसने उन दोनों जो एनवॉइस थे उनको मार दिया, और बेसिकली उसने जंग डिक्लेयर कर दी इनके ऊपर, मंगोलों के ऊपर। उसने, वैसे बाकियों ने भी कोशिश की थी करने की, लेकिन उसने तो बेसिकली जंग डिक्लेयर की कि मैंने छोड़ना नहीं तुम लोगों को, मंगोलों को, और मैंने इधर आने नहीं देना। तो उसने उनको मार दिया एनवॉइस को और जंग डिक्लेयर कर दी। मंगोलों की बड़ी फोर्स जो है ना, ये हलाकू खान के दौर में, उन्होंने वो एडवांस की टुवर्ड्स बेसिकली इजिप्ट और इस साइड पे। और बेसिकली इजिप्ट तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ये इस फलस्तीन के इलाके की तरफ वो बढ़े, क्योंकि अभी इजिप्ट तो काफी आगे। और ये जो थे ममलूक थे, अकेले नहीं थे इस जंग में। इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट अलायंसेस बनी, जो तुर्क कबीले थे जो थोड़े बहुत, उन्होंने भी सपोर्ट की। और उसके साथ साथ जो और मंगोलों से सेपरेट हुए हुए थे, और मंगोल लीडर जो थे जो मंगोलों से अलग हो गए थे या बगावत कर दी थी, या डिफरेंट रिलीजन उन्होंने कबूल कर लिया था, वो भी मौजूद थे। और साथ एक शियों का ग्रुप, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, वो एक स्पेसिफिक असैसिन का ग्रुप था, वो भी इनके साथ मौजूद था। तो ये टोटल एक अलायंस बन गई, बड़ी मेजर अलायंस बन गई मुसलमानों की। और आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम कि मुसलमानों की इतनी बड़ी अलायंस बनी जहां पर हर तरह का बंदा मौजूद था, मतलब डिफरेंट सेक्ट्स के भी, और डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद थे कल्चरली, अरब्स भी और इजिप्शियंस भी और तुर्क भी। और ये फर्स्ट अलायंस थी और ऑल्सो द लास्ट अलायंस ऑफ मुस्लिम्स। और यहाँ पे फिर आखिरकार इन्होंने अंजलूद का इलाका है, वहां पे बैटल हुई, जिसको बैटल ऑफ अंजलूद कहा जाता है। वो मंगोलों के खिलाफ जंग हुई बड़ी मेजर, और ये मुस्लिम अलायंस वर्सेस द मंगोल्स थी, और ये बड़ी मेजर फाइट थी। और मंगोल बहुत कम जगहों पे पुश बैक हुए, एक इंडिया में हुए, एक रशिया में हुए, और एक यहाँ पे अंजलूद में मुसलमानों ने मंगोलों को ये जंग हरा दी, और मुसलमान ये जंग जीत के, और मुसलमानों की अलायंस की जंग जीत की, अपनी यूनिटी की वजह से भी था, और बहुत सारे फैक्टर्स थे। उन्होंने मंगोलों की एक स्ट्रैटेजी कॉपी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मंगोल जो थे उनका एक स्टाइल था हमला करने का, वो ये करते थे कि वो रिट्रीट करने का ड्रामा करते थे, इसको कहते हैं फेन रिट्रीट। तो FEIGN, फेन रिट्रीट, वो रिट्रीट करते थे अपनी फोर्सेस को ऐसे दिखाने के लिए कि हम पीछे हट रहे हैं, और जब दूसरी आर्मी एडवांस करती थी समझ के कि हम पीछे लगे हैं, तो वो एकदम से अपनी पूरी फोर्स से गिराव करके हमला कर देती थी। तो मुसलमानों ने बिल्कुल यही टैक्टिक उनके ऊपर यूज किया, और मंगोलों को ये मेजरली उनको ये जंग हरा दी अंजलूद की। तो मंगोल जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में दाखिल नहीं हो सके ममलूकों की वजह से, और ये जो मुस्लिम अलायंस थी, बाद में मुस्लिम अलायंस फौरन खत्म हो गई, और फिर उन्होंने एक दूसरे को फिर मारना शुरू कर दिया, और फिर वही हिस्ट्री में जो हमेशा होता है कि अरूज का सवाल साथ साथ आता है। इन्होंने हर का तो नहीं अरूज का सवाल आता, लेकिन यहाँ पे वही जो मुस्लिम एम्पायर की हम स्टोरी बार बार पढ़े हैं, वो यही हुआ कि ममलूक अलग हो गए, वो इजिप्ट और इन एरिया में उन्होंने कंट्रोल किया, सीरिया इजिप्ट और इस इलाकों में 300 साल के लिए। और बाकी जो थे ये जो अलायंस थी, उनमें जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनको फिर इन्होंने मारा भी, कुछ को ममलूकों ने बाद में मारा, और उनके सुल्तानों ने, और फिर अंदर वो इन फाइटिंग शुरू हो गया एज यूजुअल। लेकिन मंगोलों को इन्होंने एक अलायंस बनी, तो ये मैं कहता हूँ कि फर्स्ट भी और ये लास्ट अलायंस थी मुसलमानों की इतनी बड़ी मेजर हिस्ट्री में। और ये जीते भी, लेकिन सबक नहीं सीखा अपना उस अलायंस के बाद भी। तो आप यहाँ से आगे चलते हैं, लेकिन अभी तक समझ आ गई? जी क्लियर है यहाँ पे। ठीक। अब चंगेज खान, मैंने कहा, चला गया दुनिया से, उसके बेटे का भी ये दौर खत्म हो गया, उसके बाद उसके जो ग्रैंडसन का दौर था, तो उसमें ये हुआ था कि मंगोलों को थोड़ा समझने के लिए, जो चंगेज खान का एम्पायर है ना, बेसिकली मंगोलों का एम्पायर जो था, वो काफी सिमिलर था जो अलेक्जेंडर के एम्पायर के साथ हुआ था, क्योंकि अलेक्जेंडर का एम्पायर भी इतना वास्ट था, और इस इतनी वास्टनेस का रफली एरिया उसका था, जैसा मंगोलों का, मंगोल चाइना से शुरू हुए थे, तो ऑलमोस्ट सेम लेंथ थी दोनों के एम्पायर की। लेकिन अलेक्जेंडर का एम्पायर की हमने स्टोरी पढ़ी कि क्या हुआ उसके मरते ही वो हेलेनिस्टिक किंगडम्स में 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, उसके जनरल्स के दरमियान, और वो खत्म हो गया। वेरी सिमिलर थिंग हैपन, लेकिन ये नहीं हुआ कि मंगोलों में कोई कमांडर्स के दरमियान डिवाइड हुआ, बल्कि जो चंगेज खान के ग्रैंड सन थे ना, उनके दरमियान उसका जो पास्ट एम्पायर है, जो ये पूरा स्ट्रेच था ना, वो चार चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। चार सब खानेट्स जिनको कहा जाता है ना, स्मॉल किंगडम्स की हिस्सा में डिवाइड हो गया। और ये 4 किंगडम्स, एक युआन डायनेस्टी जो चाइना में थी, ऑरेंज में नजर आ रही होगी, एक चगताई खानेट,
और एक एल खानेट जो पर्शिया के अंदर थी पर्पल कलर की, और जो खानेट ऑफ द गोल्डन होर्ड है जो येलो कलर की ऊपर रशिया के अंदर। तो एक बेसिकली चाइना के अंदर थी इनकी, एक सेंट्रल एशिया के अंदर जो ग्रीन है, और एक जो पर्पल है वो इनकी पर्शिया के अंदर, और जो गोल्डन येलो सी है वो गोल्डन होर्ड की वो रशिया के अंदर इनकी। ये तो इनके चार बेसिकली किंगडम्स बन गए। तो ये यूनिफाइड नहीं रहा है, लेकिन चार इंडिपेंडेंट किंगडम्स की इन्होंने शक्ल ले ली, बड़े पावरफुल किंगडम्स उस दौर के। तो लेकिन बड़ी वही सिमिलर तो इस तरह नहीं हुआ कि जैसा अलेक्जेंडर के साथ हुआ, क्योंकि उसका जो किंगडम था वो तो कोलैप्स कर गया था उसके मरते ही। तो और वो डिवाइड हो गया, वो उसकी शक्ल कुछ भी नहीं रही। लेकिन चंगेज खान के तो ग्रैंड सन ने ही संभाला, तो सिमिलर बट नॉट एज सिमिलर एज बिफोर। और दो सिमिलैरिटीज ये हैं कि इंडिया दोनों नहीं कॉन्कर कर सके थे, और दो सिमिलैरिटीज ये हैं कि अरेबिया में भी दोनों का नहीं कर सके थे, ना चंगेज खान से हुआ और उसकी डायनेस्टी से आगे, और ना उससे अलेक्जेंडर से हुआ था। अरेबिया और इंडिया दोनों बच गए थे। तो इंडिया पे तो मेजर वो हमालियत का फायदा था, और उनको जो इंडियन प्रिंसेस ने भी बड़ा रेजिस्ट किया था। तो अब मंगोलों के बारे में जरा वैसे मेजरली बात करते हैं कि मंगोल जो थे ना, उनको थोड़ा समझने के लिए हमें बात समझनी पड़ेगी कि उस दौर में जैसे कहते हैं ना कि जलजला आने लगा है, या तूफान आने लगा है, या कोई आपको एकदम बैठे क्या जलजला आने लगा और सच्ची में जलजला आ जाए, या आप ये काले बादल देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि स्टॉर्म आ रहा है किसी तरह का, या कुछ भी है। जैसे साइक्लोन आने लगा था पाकिस्तान में कराची के करीब, तो हमें एक था ना कि तैयारी थी कि कुछ कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो उसी तरह की रूमर फैलना शुरू हो जाती थी जब मंगोल निकले, क्योंकि मंगोल सर्बिया से निकले थे, रशिया के अंदर से। जब ये निकले तो एक रूमर ही थी ना, इनकी रूमर पहुंचती थी आगे कि वो एक लोग आते हैं घोड़ों पे और वो कुछ नहीं छोड़ते। वो घर जला देते हैं, वो मर्द और बच्चे मार देते हैं, औरतों को उठा के ले जाते हैं, वो बुरा हाल कर देते हैं, और वो कुछ नहीं छोड़ते। तो ये रूमर पहुंचती गई, और ये इवेंटली रशिया से चाइना गई, चाइना से ट्रैवल करते करते ये सेंट्रल एशिया पहुंची, पर्शिया पहुंची, और ये रूमर पहुंचती गई, और साथ साथ मंगोल भी आगे बढ़ते गए। तो इन दिस सेंस मंगोल एक नेचुरल फोर्स भी थे, वो बन चुके थे एक नेचुरल फोर्स। इसके बारे में जरा मैं एंड पे बात करूंगा कि वो नेचुरल फोर्स किस तरह थे। लेकिन मंगोल जो थे वो उनकी ग्रूमर थी, तो उनका एक नेचुरल खौफ था जो फैल गया उनके साथ। और जब वो फोर्सेज अपनी लेके निकलते थे तो एक खौफ था, वो तो भाई बहुत खौफनाक किस्म की करते थे, तो एक खौफ तो बन गया था। और जिस जगह को वो तबाह करते थे वो एक रिमाइंडर था सबके लिए कि जो बगदाद का उन्होंने हाल किया, वो वीडियो में हम देखेंगे, यू विल रियलाइज कि बहुत बुरा हाल कर देते थे, ताकि फिर एक सबके लिए एग्जाम्पल बन जाए। तो लेकिन अब मंगोलों की सक्सेस जो थी ना, वो उनकी आर्मी रफली स्ट्रेच करती थी, 1,30,000 की आर्मी थी जो चंगेज खान ने बिल्ड की थी अपने दौर में, और मंगोलों की जो आर्मी थी। और इसके साथ साथ ये हुआ कि इनकी सबसे पहले जो एक स्किल थी ना, जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इनकी आर्चरी बहुत अच्छी, बिकॉज मंगोल हंटिंग करते थे। मेजर टाइम इन्होंने एज अ हर्डर जो यूज किया था वो हंटिंग पे किया था। तो मंगोलियन आर्चरी बड़ी ही मशहूर थी। लेकिन मंगोलों को आर्चरी का फायदा ये था कि आर्चरी के बारे में भी जरा यहाँ बात कर लेते हैं, कि हमने वेपन्स के बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की, तो थोड़ी सी यहाँ पे हो जाएगी कि मंगोल जो थे ना वो आर्चरी सादा नहीं थी, उनकी आर्चरी उनकी माउंटेड आर्चरी थी। एक तो सादा आर्चरी होती है ना, अपने रैंक बनाते हैं, आर्चर खड़े करते हैं। हम गजवा ओद में भी पढ़ते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े किए थे पहाड़ पे आर्चर। उसी तरह डिफरेंट जगहों में रोमन्स थे जो भी थे, सबने आर्चरी एक पूरी आर्मी का ग्रुप होता है आर्चर्स का जो खड़ा होता है। लेकिन मंगोलों का थोड़ा डिफरेंट ये था कि उन्होंने आर्चरी की इतनी स्किल पैदा कर ली थी कि घोड़ों पे तेज घोड़े दौड़ाते हुए वो फुल स्पीड पे एरो चलाते, और बड़ी प्रिसीजन से एरो चला सकते थे। तो वो एक किस्म के उस दौर की गन्स थी, एक किस्म के टैंक्स थे जो मंगोलों के पास बन आज की शक्ल में बन गए थे, और उनके सामने कोई बचता ही नहीं था। और स्पेशली जिन आर्मी से वो लड़ रहे थे, एक्सेप्ट मुस्लिम, जो यूरोपियंस थे और चाइनीज थे, वो आर्मर्स पहन के, सोर्ड्स लेके, अपने शील्ड्स लेके, बड़े वो आर्मी के रैंक्स होते थे। तो उनके आर्मर्स बहुत हैवी होते थे, तो वो स्लो चलते थे। मंगोलों की स्पीड पे सबसे ज्यादा उनको फायदा था, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो वो उनके रैंक्स भी जल्दी तोड़ देते थे, इसलिए उनको डेवस्टेट भी कर दिया जाता था जितनी देर। और यूरोपियन स्पेशली जो थे वो लॉन्ग को इस्तेमाल करते थे, बड़ी बो होती है लॉन्ग को, और वो बो जो होती है वो पावरफुल सबसे बो कहा जाता है, लेकिन उसको स्ट्रेच करके, ड्रॉ करके, उसको एरो शूट करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत जोर भी लगता है, और उसके लिए निशाना भी आपका स्किल होना चाहिए बेहतरी के लिए। तो मंगोलों के पास फायदा ये था कि वो जितनी देर में आप एक लॉन्ग बुक में एरो लोड करें, उतनी देर में वो 3 से 4 एरो लग चुके होंगे मंगोलों के घोड़ों की वजह से, जिस स्पीड से वो आते थे अपने घोड़ों पे एरो चलाते हुए। तो उनको एडवांटेज बहुत था।
और इवन नाउ आर्चरी ऐसी स्किल है कि जो डेवलप कर ले और ट्रेन कर ले अपने आप को, स्पेशली जो ट्रेडिशनल आर्चरी फॉलो करते हैं, मंगोलियन आर्चरी का फील्ड है पूरी आर्चरी की, वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आर्चरी का अभी तक, वो 0.6 सेकंड में 3 एरोज चलाने का रिकॉर्ड है। 0.6 सेकंड में मतलब आधे सेकंड में 3 एरोज चलाने का, और तकरीबन 5 सेकंड में 10 एरोज चलाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ एक बंदे ने। तो उसने भी अरेबिक आर्चरी और जो अरब की आर्चरी है, और उसके साथ साथ मंगोलों की आर्चरी और इनको थोड़ा सा सीख के उसने कंबाइन किया, और पर्शियन आर्चरी को। तो इतनी स्पीड है आर्चरी की, तो गोली से भी ज्यादा तेज चल सकते हैं अगर उस लेवल की ट्रेनिंग की हो। तो मंगोलों में इसका एक तो आर्चरी का बड़ा फायदा था, और स्पेशली जिनसे वो लड़ रहे थे उनको उनके रैंक्स तोड़ना मंगोलों के लिए बड़ा आसान था अपनी आर्चरी स्किल्स की वजह से। तो डेडली था उनके पास वेपन आर्चरी की शक्ल में। दूसरा ये था कि अब ये पॉइंट आता है कि अगर मंगोलों की खबर पहुंच जाती थी, जो मैंने पहले कहा रूमर पहुंच जाती थी मंगोलों के बारे में, तो वाई डिडेंट पीपल फोर्टिफाई देमसेल्फ, वो अपने आप को क्यों किलों के अंदर बंद क्यों नहीं कर लेते, तो ज्यादा सेफ रहते। मसला सिर्फ किलों के अंदर बंद करने का ये था कि मंगोल जो थे, क्योंकि रोमन्स की तरह फास्ट लर्नर्स थे, तो मंगोलों ने क्या किया था कि वो प्रिजनर्स पकड़ते थे और उनको टॉर्चर करते थे, और उनसे पता लगाते थे कि सीज वॉरफेयर कैसे होता है, जब किलों का मुहासरा करके कैसे जंगें लड़ी जाती। उन्होंने सीखा, क्योंकि उनके लिए किले तो उनके एरिया में नहीं थे। उन्होंने ये सीखा, और उसके बाद उन्होंने वो टैक्टिक्स कॉपी किए, और वो एक्सपर्ट्स बन गए सीज वॉरफेयर। बगदाद की भी एक सीज ही थी, कि बगदाद की दीवारें थी और गेट्स थे वो बंद थे जब मंगोल पहुंचे थे और हमला करने, तो उन्होंने सीज वॉरफेयर एक मेजर प्लेयर था जिसमें उन्होंने, जिसके थ्रू उन्होंने बगदाद में भी रेड की। तो सीज वॉरफेयर में मास्टर्स बन गए। उसके बाद मैंने बताया था चाइना की गोल्ड एज के दौरान कि चाइना ने गन पाउडर बनाना शुरू किया था, तो मंगोलों ने उस गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया, वो चाइना के ऊपर भी टेक ओवर कर लिया था। और उन्होंने मेजरली गन पाउडर का फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने गन पाउडर का बड़ा वाइड इस्तेमाल किया। और उसके बाद वो उन्होंने ये भी कहा जाता है कि यूरोपियंस को गन पाउडर का इंट्रोडक्शन मंगोलों ने ही किया था। और फिर उन्होंने शिप्स बिल्ड की जापान पे रेड करने के लिए, जापान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली थ्रू द सीन को ट्रैवल करना था। लेकिन हुआ ये कि जापानीज जो थे, पहले इन्होंने एक स्मॉल पार्टी भेजी थी जापान पे रेड करने के लिए, लेकिन उसमें ये हुआ कि, और वो तो सक्सेसफुली जापान के ऊपर हमला करें। लेकिन सेकंड टाइम जब इन्होंने बड़ी एक फोर्स भेजी टू रेड द जापानीज, तो एक टाइफून आया समंदर में, और सारी उनकी कश्तियां तबाह होगी मंगोलों की, और इनकी ये रेड सक्सेसफुल फेल होगी मंगोलों। और जापान सेफली सेफ रहा मंगोलों से, वरना जापानीज जो थे वो भी लड़ते थे आर्मर्स में, और उनके सैमुराइज थे उस तरह लड़ते थे, इसलिए वो भी हार सकते थे जंग मंगोलों से स्पीड की वजह से। लेकिन मंगोल पहुंच ही नहीं सकते जापान, एक रेड उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद वो टाइफून की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। तो और फिर ये भी होने लग पड़ा, क्योंकि इनकी रूमर इतनी पुरानी थी जब ये पहुंचते थे, तो उस वजह से ये हुआ कि नेचुरली लोग जो थे वो पहले ही सरेंडर कर देते थे मंगोलों के आने से। जब उनको पता चलता था कि मंगोल हमला करने लगे या एनबस भेजना, तो फौरन सरेंडर कर देते थे। बस रेयरली हुआ था कि ममलूकों ने सरेंडर नहीं किया, सल्जूकियों ने नहीं किया, तो लेकिन वो बैकअप नहीं कर सके। अब्बासियों ने भी नहीं किया था सरेंडर, लेकिन वो भी बैकअप नहीं कर सके। ममलूकों ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन उन्होंने अलायंस बनाई और बड़े अच्छे टैक्टिक्स इस्तेमाल करके वो जंग जीत गए। तो अदरवाइज मोस्टली जिन्होंने डिनाई किया था वो तबाह हो गए थे। तो बाकी लोगों ने लेकिन जो मोस्टली अब यूरोप में यही था कि वो सरेंडर कर देते थे सीधे सीधे मंगोलों के आगे, और वो कहते थे कि आप मान लें, ताकि उनको स्लॉटर और वो जो किलिंग थी वो उससे बचें। और उनको के उन्होंने देखा था कि मंगोलों ने कैसे बड़े बड़े शहर डेवस्टेट करके रख दिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि मंगोलों के बारे में मैंने बताया था कि हम स्टीरियोटाइप तो तोड़ने नहीं आए, लेकिन दे हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री और हम उसको समझने आए हैं। अभी तक मैंने कुछ बातें तो की हैं, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हो गया, और उनका जो स्पेशल आर्टरी थी और ये चीजें। लेकिन अगर 5 चीजें भी हैं जिसमें उन्होंने मेजरली इम्पैक्ट किया हिस्ट्री को। एक तो सबसे पहले ये है कि जो सिल्क रोड थी ना, वो अबैंडन हो चुकी थी, वो छोड़ चुके थे, मतलब सिल्क रोड पर ट्रेड नहीं होती थी जब मंगोल आए। तो इन्होंने, एक तो ये क्रॉस यूरेशियन ट्रेड है। क्रॉस यूरेशियन का मतलब यूरोप और एशिया, यूरेशियन। तो क्रॉस यूरेशियन ट्रेड को दोबारा ओपन किया इन्होंने, मंगोलों ने आके उसको दोबारा उसके रास्ते दोबारा खोले जैसे। और ये वन वही सिमिलैरिटी अलेक्जेंडर के साथ, इन्होंने फिर रास्ते खोल दिया। अलेक्जेंडर ने भी सिल्क रोड के रास्ते दोबारा को पहले खोले थे, इन्होंने वो आके दोबारा खोले। तो इन्होंने फिर जो 1000 ईयर्स के लिए रोड चली थी उसको फिर इन्होंने ओपन किया दोबारा से, और मंगोलों ने उसके थ्रू यूज करना शुरू की, ट्रेडिंग शुरू कर दी। और उनको टैक्स क्योंकि बहुत आता था इस ट्रेड से, तो उनको बड़ा फायदा था इस ट्रेड का होने का, और इन रूट्स का जो इसके दौरान वो यूज करते थे सिल्क रोड के।
और उसके साथ साथ ये है कि इन्होंने एक और बड़ी मेजर चीज की, इन्होंने मतलब एक इनकी अचीवमेंट जो है वो यही है कि इन्होंने इस लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और इस लेवल की सेफ्टी प्रोवाइड करने तक पड़े अपने ट्रैवलर्स को। और इन्होंने चोरी डाके और रॉबर्स और डाकुओं को ऐसा डील किया, बैंडिट्स को, कि कहा जाता था कि एक ये सिमिलर है, ये हमने भी सुना हुआ मुसलमानों का हजरत उमर के दौर में हम कहते हैं ना, तो ये वही वाली ये लाइन है कि मंगोलों के बारे में भी कहा जाता था। एक आदमी जो है वो मंगोलियन एम्पायर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ट्रैवल करे और वो अपने सर पे गोल्ड प्लेट भी पहन ले तो उसको चोरी का डर नहीं होगा ट्रैवल करते हुए। तो इस लेवल की सिक्योरिटी इन्होंने अपने दौर में प्रोवाइड की, इवन दो दे वर डिस्ट्रक्टिव, लेकिन जहां पे इन्होंने एम्पायर की सिक्योरिटी बहुत प्रोवाइड की। उसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस की जिसको कहते हैं यैम सिस्टम। इन्होंने एक यैम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जो कि एक किस्म का अपने एम्पायर में कम्युनिकेशन को बेहतर करना, एक कम्युनिकेशन का सिस्टम था, कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये भी हम बड़ा मेजर देखते हैं हिस्ट्री में कि बड़े बड़े एम्पायर होते हैं लेकिन उनसे कम्युनिकेशन स्किल बड़ी उनकी फारिग हो जाती है, इस वजह से वो डिक्लाइन में जाते हैं। इन्होंने कम्युनिकेशन के स्पेशल एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, वो ये था कि एक एक्सप्रेस सिस्टम था जहाँ पे डिफरेंट स्टेशन थे मंगोल एम्पायर के अंदर, और वहां पे हॉर्सेस और राइडर्स होते थे और वो स्टैंड बाय पे, और उनको भेजा जाता था इन्फॉर्मेशन रिले करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। इससे यह था कि बड़ी जल्दी कम्युनिकेशन डेवलप हो गया था मंगोल एम्पायर में, और कोई भी न्यूज कोई भी प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रही थी खान को, जो उस खानेट का हिस्सा था, लीडर था। और ये जो जैम सिस्टम है, जैम वाई ए एम जैम सिस्टम जो था, ये पहले फ्री सर्विस थी। बाद में ये था कि इस पे टैक्स इम्पोज कर दिया था क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लग पड़े थे लोग, तो फिर उन्होंने इस पे टैक्स लगा के पैसे लेने लग पड़े, पहले नहीं लेते थे। इसके साथ साथ ये है कि मंगोलों ने क्योंकि रास्ते खोल ले तो उसमें उन्होंने ट्रेडिंग की, और ट्रेडिंग की वजह से कुजीन भी ट्रैवल हुए डिफरेंट तरह के, स्पेशली ये कि पर्शियन डाइट के अंदर राइस का इंट्रोडक्शन मेजरली मंगोलों की वजह से होता है, कि पहले चाइना में ज्यादा राइस का काम था, लेकिन पर्शियन की डाइट्स के अंदर भी ये राइस का इंट्रोडक्शन मंगोलों की वजह से हुआ, चावलों का। और उसके बाद ये है कि मंगोल जो थे वो फोर्सफुली रीलोकेट करते थे आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को। और क्योंकि उनको पता था खुद तो अच्छे नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, खुद तो वो डिस्ट्रक्शन और जंगों के लिए थे, लेकिन उनको इतनी सेंस जरूर थी कि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चलानी है और रिकॉर्ड्स रखने हैं हर चीज के। तो जो बड़े अच्छे केपेबल लोग थे वो उनको डिफरेंट जगहों पे मूव करते थे अपने थ्रू आउट दी एम्पायर। और इससे होने ये लग पड़ा कि एक क्रॉस कल्चर पैदा हुआ, डिफरेंट इंट्रैक्शन हुए। और वही बात है ना कि मुसलमानों का भी पार्ट जो था वो यूरोप तक जो बातें पहुंची और चीजें पहुंची वो इसी तरह पहुंची क्योंकि वो ये मंगोलों की वजह से कि इन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटर्स और एक्सपर्ट्स इकट्ठे किए थे और उनको डिफरेंट जगह पे पुट कर दिया था। तो कोई मुसलमान भी हो सकता था जो शायद यूरोप में पुट कर दिया गया था, कोई यूरोपियन भी हो सकता था जो इस्लामिक वर्ल्ड में पुट किया, तो इससे क्रॉस कल्चर जिसको कहते हैं ना क्रॉस पोलिनेशन हुई, तो इस तरह की क्रॉस कल्चर पोलिनेशन हुई एक किस्म की। तो उसके बाद ये है कि मंगोल जो थे वो एक भी जो उनकी एक और बड़ा मेजर है कि टॉलरेंट थे रिलीजन की तरफ, क्योंकि खुद ये जो थे ये शैमनिस्ट थे, शैमनिज्म पे मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन ये खुद नेचर स्पिरिट्स की पूजा करते थे। और पूजा नहीं करते थे, नेचर स्पिरिट्स को मानते थे, और इनको पता था ये इनका लोकल रिलीजन है तो ये लोग नहीं मानेंगे जिनके ऊपर हम कब्जा कर रहे हैं। तो इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया था अपना रिलीजन, और इन्होंने मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, ज्यूज को, बुद्धिस्ट को अपने एम्पायर में फ्रीली इजाजत थी इबादत करने की और रहने की। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे इन्होंने मुसलमानों वही बात है कि इन्होंने इनको सरेंडर नहीं किया था इनके ग्रेट खान को, तो उनको ये तबाह करके रखते। तो ये तो इनकी अच्छी बातें थी, ये थोड़ी सी इनके जो अच्छे इम्पैक्ट। जो थोड़ा इनकी वर्स्ट सीजन थी उस पर भी हम आते हैं। दरमियान में जरा मैं पहले शैमनिज्म के बारे में बता दूं। शैमनिज्म बेसिकली जो मंगोल मानते थे वो शैमनिज्म की ब्रांच को मानते थे जिसको टेंगरीइज्म कहा जाता है, TENGRISM। टेंगरीइज्म जो था ये एक शैमनिज्म की किस्म है जिसमें जो स्काई गॉड है ना टेंगरी, उसको मानते थे, लेकिन वो उसको गॉड नहीं मानते थे मंगोल, उसको मानते थे कि वो पर्सोनिफिकेशन है यूनिवर्स की, वो यूनिवर्स के वजूद को डिफाइन करने के लिए टेंगरी है, तो ये उसको मानते थे। और इनका बेसिकली पर्पस था लाइफ का ये कि टेंगरी के व्यू में पर्पस लाइफ का ये था कि वो बड़ी यूनिवर्स के साथ हारमनी में चले मंगोल जो थे। तो वो इस टेंगरी की पूजा करते थे मेजरली। और इनके फिर शैमनिस्ट थे, और वो शैमनिस्ट जो थे वो यू नो वो उनके बारे में बताता हूँ कि जो शैमनिज्म वैसे था, ये टेंगरिज्म ये था, एक शैमनिज्म की ब्रांच थी, लेकिन असल शैमनिज्म जो आज तक प्रैक्टिस किया जाता है दुनिया भर में वो एक रिलीजियस प्रैक्टिस थी, जहाँ पे शैमन्स जो है ना, शैमन्स वो जो शैमनिज्म करते हैं वो
डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके ना अपना खून और आग और वो चीजें यूज करके स्पिरिट वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते थे और एक एक ट्रांस लाइक हेलुसिनेशन की स्टेट में चले जाते थे। और उनका गोल ये होता था कि वो जो स्पिरिट्स है ना, और ये जो बेसिकली काला जादू की एक किस्म है ये भी, तो स्पिरिट से इंटरेक्ट करें और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करके ना हीलिंग करें और फ्यूचर को देखें और इसके साथ साथ डिफरेंट चीजों को जाने, दुनिया के राज जानने की कोशिश करते थे यूजिंग दिस, या कोई साइन आया उनको बस उसको समझने के लिए वो ये यूज करते थे। और इसमें यही था कि वही कुरान फिर कहता है ना कि फरिश्ते जो थे वो जिन्नों को वो जब बातें सुनने ऊपर जाते हैं तो उनको हिट करते हैं और वो सितारे गिरते हैं उसके ऊपर आके। तो वो यही है कि ये बेसिकली जो स्पिरिट्स ये यूज करते थे वो यही करने की कोशिश कर रही होती थी ना कि फ्यूचर को जानने की, ये उन सिर्फ जानना चाहते थे और वो फरिश्तों से जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है दुनिया के साथ। उसके साथ ये है कि जो मंगोल शैमन से जो तस्वीर में भी नजर आ रहे होंगे वो भी कम्युनिकेट करते थे ऐसे ही स्पिरिट्स के साथ। और वो कॉस्ट्यूम्स पहनते थे और मास्क पहनते थे और डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, हड्डियां, खून और ये इस तरह की चीजें इकट्ठी करते थे और उससे वो फिर ट्रीटमेंट भी करते थे, हीलिंग भी करते थे, फ्यूचर भी देखते थे और सो ऑन। कहा जाता है देखते थे, हु नोज, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन कोशिश करते थे और समवट देख कुछ जान लेते थे, कुछ हिस्सा, जितना अल्लाह चाहता है ना वो उनको हिस्सा समझ आ जाता है, सारा कुछ तो नहीं जानते थे। तो ये अफ्रीका में भी कॉमन था, मंगोलों में भी कॉमन था। और ये स्पेशली उनके जो अमेजोनियंस हैं अमेरिका के, उनके अंदर कॉमन था। और जो नेटिव अमेरिकन, उनके बारे में जब कभी बात करेंगे तो इंशाल्लाह तब भी डिस्कस कर लेंगे इसको। तो ये शैमनिज्म कॉमन था। अब जरा आते हैं मंगोलों की डिस्ट्रक्शन के ऊपर। जरा दो पहली तो एक बात कि चंगेज खान का खुद अपने वर्ड ये हैं कि वो एक फोर्स ऑफ नेचर है जो, तो वो कहता था, वो मुसलमानों को भी कहता था कि तुम्हारे खुदा ने मुझे भेजा तुम्हारी तबाही के लिए, को तुम लोगों ने बहुत जुल्म और ज्यादती कर दिया है, बहुत दो नंबरी कर दी है। तो चंगेज खान के अपने वर्ड्स भी यही थे कि तुम्हारे खुदा ने मुझे तुम लोगों के ऊपर हिसाब लेने भेजा। तो और ये कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता कि वो चीज उसको एग्जैक्ट पता था ये बात, लेकिन समवट ही वाज एक्यूरेट, क्योंकि इस सेंस में कि मंगोल एक फोर्स ऑफ नेचर बन चुके थे, वो एक फोर्स नहीं, उनका जो हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो वो एक फोर्स ऑफ नेचर थी किस्म की, उनको कोई रोक नहीं सक रहा था। और वो इस खौफनाक नाइटमेयर की शक्ल में आते और तबाह करके रख देते थे। और बड़ा ही आयरॉनिकली, जिस तरह हमने जब शुरू किया था ये कोर्स तो हमने बात की थी कि जब यरूशलेम में फर्स्ट टेम्पल बना हुआ था तो बेबीलोन से फौजें आई और उन्होंने मेसोपोटामिया की और उन्होंने यहूदियों को, बनी इसराइल को तबाह करके रख दिया और इस इसराइल के किंगडम को तबाह कर दिया और उनका पहला टेम्पल तबाह कर दिया। और क्योंकि यहूदी दो नंबरी करना शुरू हो गए थे, तो बिल्कुल सिमिलरली जब मुसलमानों ने भी अपने अरूज की दो नंबरी शुरू की और बिल्कुल मतलब खराबियां करना शुरू हो गए, तो वहीं से उसी डायरेक्शन से ईस्ट से ही बेबीलोनियंस आए थे, ईस्ट से ही मंगोल आए उसी तरह, और उन्होंने तबाह करके रख दिया। बगदाद को पहले तबाह किया, देन सो ऑन, उन्होंने डिफरेंट जगहों को, मुस्लिम पावर को तोड़ दिया दुनिया में। तो और मुसलमान भी उस दौर में वही कर रहे थे जो बनी इसराइल करने लग पड़ी। तो बड़ा ही सिमिलर इसमें एसोसिएशन है दोनों की इस सेंस के साथ। उसके साथ साथ ये कि चंगेज खान की डेफिनेशन जो हैप्पीनेस की थी वो दरअसल ये थी कि अपने दुश्मनों को तबाह करना, उनको चेस करना, उनसे उनकी लूट उनसे लूट मार करना और उनको उनको रुलाना और उनकी बीवी, उनकी बेटियां, उनकी माओं को लेके अपने अपने यूज में रख लेना, उसकी नज़र में ये हैप्पीनेस थी। अपने दुश्मनों के साथ ये सलूक करना उसकी नज़र में हैप्पीनेस थी। तो एक तो इस लेवल का एक्सट्रीमिस्ट और डार्कनेस उसके अंदर थी चंगेज खान के अंदर और मंगोलों के अंदर एज अ होल, क्योंकि वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स था। इसके साथ साथ ये भी कि मंगोल जो थे वो बहुत ही ब्रूटल थे और वो बड़ी बुरी तरह तबाह करते थे और मिलियंस ऑफ पीपल वो दे यूज्ड टू किल मिलियंस ऑफ पीपल जब भी हमला करते थे। और अभी भी कहा जाता है कि मिलियंस की तादाद में इन्होंने, हजारों की तादाद में मारते थे लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ के रिस्पॉन्सिबल हुए मंगोल। और उसके बाद ये है कि इनका एम्पायर ज्यादा देर लास्ट तो नहीं किया और 80 ईयर्स तो चाइना में इन्होंने हुकूमत की, उसके बाद ये इनका युआन डायनेस्टी खत्म हो गई और अगली डायनेस्टी शुरू हो गई चाइना में। पर्शिया में ये ब्लेंड इन कर गए और उसके बाद ये खत्म हो गए। बेसिकली ब्लेंड इन का मतलब ये तुर्कों के साथ और पर्शियन के साथ ब्लेंड इन करके, और इनको पहचान बाद में कुछ सेंचुरीज के बाद पहचान ही सकते थे कि मंगोल और तुर्क, और ये इसमें फर्क क्या है, ये इतनी आसानी से ब्लेंड इन कर गया उनके साथ और ये खत्म हो गए एक किस्म के, उनका पार्ट बन गया। उन्होंने एग्रीकल्चर ले लिया मंगोलिया में जाके, वहां तक अभी तक ये थे मंगोलिया में, लेकिन अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्लेंड इन कर चुके थे।
और उसके बाद ये है क्योंकि और उनको आर्ट का कोई शौक नहीं था, आर्किटेक्चर का कोई शौक नहीं था, क्योंकि ये रहते ही किलों में नहीं थे, ये बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं रहते थे। इनकी यर्ट होती थी, YURT, जो टेंट होता था उसमें रहते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी उसमें गुजारनी होती थी अपनी, जंगों के अलावा। तो इनके लिए आर्टिस्ट और ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती थी, रिकॉर्ड्स भी नहीं मैटर करते थे लिखे हुए। लिखते फिर भी थे, लिखा होगा इन्होंने थोड़ा बहुत, क्योंकि लेटर्स लिखते थे डिफरेंट किंग्स को जो एनवॉइस भेजते थे, तो ये लिखते थे। लेकिन जो मेजर इनका रिटर्न रिकॉर्ड कोई नहीं इस तरह बड़ा मेजर रिकॉर्ड हमें इस तरह मिल जाता है, या इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए अवेलेबल है क्योंकि इन्होंने बहुत जगहों पे हमले किए, और वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री का हिस्सा है, तो इसलिए वो पता चल जाता है कि कैसे थे। अदरवाइज इनकी अपनी रिकॉर्डेड हिस्ट्री कम, ये रिकॉर्ड नहीं करते थे, इनका लाइफ स्टाइल नोमैडिक कल्चर से था, वो तो इन्होंने कभी चेंज नहीं किया। और इसके साथ साथ ये कि मंगोल जो थे ना, वो ब्लैक डेथ के लिए भी कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबल थे। हमने ब्लैक डेथ की बात डिजीज में की थी, कि वो कैसे फ्लीज से फैलना शुरू हुई थी चूहों के थ्रू और सो ऑन, और वो क्या करने लगा और वो लोग बीमार हुए और फिर किस तरह की इन्फेक्शन होती थी बubonic प्लेग की, ये तो हमने बात की थी। लेकिन उसके लिए बड़ा मेजरली मंगोल रिस्पॉन्सिबल थे ब्लैक डेथ के फैलने की वजह ये भी बने, क्योंकि कहा जाता था, एक तो ये भी इन पर इल्जाम लगाया जाता है, ये इल्जाम इसलिए कि ये शायद सच हो शायद झूठ हो, हू नोज, लेकिन कहा जाता है कि मंगोल जो इन्फेक्टेड लोग थे ना, उनकी डेड बॉडीज को लेके किलों के अंदर फेंका करते थे दुश्मनों के, ताकि वहां इन्फेक्शन फैल जाए। तो हु नोज कि सच है नहीं, लेकिन इतना जरूर सच है कि इन्होंने ट्रेड रूट्स खोले, और उन ट्रेड रूट्स के जरिए, चाहे वो सी रूट्स थे चाहे वो लैंड रूट्स थे, जब वो खुले तो उनके थ्रू ब्लैक डेथ दरअसल फैली। और इनके जाने के बाद वो ऐसा उसने यूरोप का हाल किया, वो हमने बात तो कही थी कि उसने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा। तो वो इनके इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने वो ट्रेड रूट्स खोले थे, इन्होंने जान के खोले थे, हु नोज नहीं पता। लेकिन ब्लैक डेथ लाने के लिए तो नहीं खोले होंगे मोस्ट लाइकली, लेकिन इनको भी पता नहीं होगा कि कितनी डेंजरस थी। लेकिन ब्लैक डेथ इनके इंटरवेंशन की वजह से ज्यादा फैली, क्योंकि इन्होंने वो रूट्स खोल दिए जो बंद पड़े थे, और इन्होंने वो ट्रेड शुरू कर दी और वो क्रॉस कल्चर मूवमेंट शुरू कर दी, जिसकी वजह से चाइना से वो प्लेग फैलती फैलती रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ गई। तो मंगोलों ने एक एंड पे डाइवर्सिटी और ट्रेड और टॉलरेंस प्रमोट की, जो हमने देखा, और एक एंड पे उन्होंने स्लॉटर और सेंसलेस डिस्ट्रक्शन भी प्रमोट किया, और दोनों उन्होंने इन चीज़ों को को एग्जिस्ट किया। तो ये वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन है। और इसमें यही बात है कि इसलिए मैं इनको फोर्स ऑफ नेचर कह रहा था, कि ये ऐसी चीज वो जो है ना, कि जलजला आता है तो वो कुछ अच्छा भी शायद कर जाए, लेकिन बुरा बहुत करके जाएगा। तो मंगोल भी उसी तरह के थे, ने कुछ बहुत बुरी चीजें भी इतनी मेजर बुरी चीजें भी करके और कुछ अच्छी चीजें भी करके गए, तो इसलिए इनको फोर्स ऑफ नेचर के समझ सकते हैं हम, रादर देन एक फोर्स दुश्मनों की जो आई और जो तबाह करके लेगी, बल्कि एक फोर्स ऑफ नेचर की तरह थे। इसलिए इनकी कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन बहुत बुरी चीजें हैं। लेकिन इनका जो इनकी कॉन्क्वेस्ट की स्पीड और इनकी जो स्किल्स हैं जो इन्होंने शो की, उसकी वजह से लोगों ने इनको स्टडी दोबारा किया, हिस्टोरियंस ने इनके ऊपर दोबारा किया, वरना पहले एक इमेज बन चुका था कि मंगोल जाहिल थे, मंगोल डिस्ट्रक्शन करते थे और कुछ नहीं किया उन्होंने। बाद में जाकर उन्होंने पढ़ा कि भाई कॉन्क्वेस्ट तो इन्होंने बहुत की और इन्होंने इतना एरिया भी कंट्रोल किया, तो लेट्स री एवेल्युएट देम। तो उन्होंने जब ये किया तो उसके बाद वो काफी सारी न्यू कंक्लूजन तक पहुंचे, इवन दो ये कंक्लूजन चेंज नहीं हुई कि वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स थे। तो इसमें वही है कि इसमें हिस्ट्री के वही सवाल आ जाते हैं, जैसे हम पहले शुरू से दिन से कर रहे हैं, कि क्या एक एम्पायर लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर होना चाहिए, या शॉर्ट लास्टिंग एम्पायर अच्छा है, या लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर अच्छा है, क्रॉस कल्चर मूवमेंट अच्छी रहती है बुरी रहती है, मंगोल बहुत ही बुरे थे या कुछ अच्छा भी उन्होंने किया या करके गए, तो ये सवाल है। और इनकी सिंपल जवाब नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा सबक है अभी तक, क्योंकि इनके सिंपल जवाब नहीं है। और हम उन रादर के हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स जवाब है, और अगर हमें अभी भी लगता है कि इनके सिंपल चीजों के जवाब है, तो आई थिंक हिस्ट्री को हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम ये समझ सकें कि किसी का भी सिंपल जवाब नहीं है, इवन दो दे आर डिस्ट्रक्टिव फोर्स, लेकिन कुछ अच्छा भी करते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। कोई सवाल हो तो आप लोग